प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हेतराम सिंह, विभाग अध्यक्ष लोक प्रशासन, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज जो अपना टॉपिक रहेगा वह है लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं। जो वेलफेयर स्टेट के बारे में हम बात कर रहे थे पिछले उसमें पार्ट में, ये पार्ट 2 में हम इस बात पर ही डिस्कशन करेंगे कि जो वेलफेयर स्टेट है, ये वेलफेयर स्टेट की जो विशेषताएं हैं ये क्या हैं, और जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी वो जो हमारे सामने आए और हमने जब देखा कि किस प्रकार एक जो राज्य होता है उसके जो कार्य होते हैं वो किस प्रकार अपनी जनता के चहुमुखी विकास के लिए कार्य करता है। क्योंकि लोक कल्याणकारी जो कि नाम से ही विदित होता है, और हमने पिछले उसमें पार्ट में भी इस बारे में डिस्कशन किया था और देखा था कि जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो एक तरह से जनता के कल्याण, जो चहुमुखी विकास है, सर्वोपरि कल्याण के ही लिए इसकी धारणा बनी हुई है। उसी में आगे बढ़ते हुए इसकी जो विशेषताएं, उन विशेषताओं पर भी अगर हम गौर करेंगे तो ये देखेंगे कि इसका जो एक तरह से जो उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य का, ये अहस्तक्षेपवादी राज्य से बिल्कुल एक तरह से विपरीत सा ही है। क्योंकि अहस्तक्षेपवादी जो राज्य है उसकी जो अवधारणा है, उसकी जो कार्य प्रक्रिया है, वो व्यक्ति को ही सर्वोपरि मानकर कार्य करती है, और उनका कहना है कि राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। जबकि जो लोक कल्याणकारी राज्य है इसकी न केवल अवधारणा बल्कि जो विशेषताएं, इन विशेषताओं से भी ये अवगत हो जाता है कि ये जो राज्य है ये अधिकतम ऐसे कार्य करता है जिससे कि जनता का विकास हो, जनता का सहयोग हो, और जनता का सहयोग ही नहीं बल्कि राज्य का जो उद्देश्य है वो भी अपनी जनता के अधिक से अधिक विकास कार्यों में ही पूरा वो नीतियाँ, योजना, कार्यक्रम जो भी कार्य होंगे उन कार्यों का जब निर्माण किया जाएगा, और निर्माण करने के बाद जो क्रियान्वित की जाएगी वो क्रियान्विति भी इस प्रकार की जाती है कि अधिकतर जो कार्य हैं वे समय पर हों, जनता के हित में हों, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उनको निर्धारित जो मापदंड हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए उनको पूरा किया जाए। तो कुल मिलाकर अगर हम इसकी जो विशेषताओं का उल्लेख करते हैं या इसकी जो विशेषताएं उनको, ये जो अवधारणा से तैयार हुई है, इसके बारे में हम इसमें डिटेल में बात करें तो इसके जो बिंदुवार, जो अध्ययन के हमारे जो बिंदुवार पॉइंट हैं उनका भी उल्लेख करेंगे। साथ ही इसकी जो सामान्य पृष्ठभूमि एक बैकग्राउंड के रूप में भी हम देखेंगे कि एक तरह से आखिर में लोक कल्याण राज्य की जो अवधारणा है वो किस प्रकार तैयार हुई। तो सबसे पहले हम इसके जो सामान्य पृष्ठभूमि है, इसका जो बैकग्राउंड है, उसके बारे में बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है ये अपने परिवेश में राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में समाजवादियों द्वारा समर्थित विचारधारा को भी समाहित करती है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसका जो लोक कल्याणकारी राज्य है, इसका जो परिवेश है, एक तरह से जो राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो समाजवादियों द्वारा जो एक तरह से जो समर्थित विचारधारा है उस विचारधारा के अनुरूप ही लोक कल्याणकारी कार्य करता है। और क्योंकि समाजवादी राज्य में जो समाजवादियों द्वारा उनकी जो विचारधारा है, प्रमुख रूप से वो इस बात के जो समर्थक हैं कि समाज में आर्थिक जो असंतुलन है उस आर्थिक असंतुलन को समाप्त किया जाए, और जो गरीबी और अमीरी का जो अंतर है उस गरीबी और अमीरी के अंतर को मिटाया जाए। और क्यों कि जब तक राज्य के अंतर्गत जितने भी जो नागरिक हैं उनमें जो गरीबी और अमीरी का अधिक अंतर होगा तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का परिवेश तैयार हो जाता है कि जो गरीब लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं राज्य के प्रति भी, और आर्थिक रूप से जो आर्थिक संपन्न वर्ग है उसके प्रति भी कहीं ना कहीं उन लोगों में एक द्वेष तो क्या, एक आक्रोश की सी भावना, या फिर वो सोचते हैं कि हम बिल्कुल उसमें सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो इस अंतर को कम करने के लिए, और या फिर अगर हम कहें तो जो शोषण है उसको रोकने का जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी लोक कल्याणकारी राज्य कार्य करता है। और लोक कल्याणकारी राज्य का विशेषकर जो अपने इसके उद्देश्य उनकी प्राप्ति के लिए, जैसे उत्पादन और वितरण, चाहे प्रोडक्शन हो और डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर अधिक बल दिया जाता है कि उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं उन साधनों को राज्य द्वारा ही नियंत्रित की जाए,
क्योंकि अधिकतर वो अगर मान लो देखा जाए कि पूंजीपतियों के हाथ में चले जाएंगे तो अधिकतर पूंजीपतियों का जो उत्पादन और वितरण की जो व्यवस्था होगी वो एक तरह से असामान्य होगी। वो आर्थिक असंतुलन के लिए भी दिक्कत आर्थिक असंतुलन पैदा होगा, और जो सामान्य तौर पे अगर जो हमको संतुलन बनाए रखना है उसमें भी परेशानियां वो करती है। तो इसका मतलब जो उत्पादन है और डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर जो विशेषकर जोर दिया है कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस पर जो उत्पादन और वितरण के जो संसाधन हैं उन संसाधनों को पूर्ण रूप से राज्य एक तरह से नियंत्रित करें जिससे कि आर्थिक असंतुलन पैदा ना हो। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, एक तरह से जो हमारे सामने जो परिवेश आया वो एक तरह से समाजवादी जो विचारधारा के जो समर्थित जो विचारधारा थी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए वेलफेयर स्टेट के जो जितने भी जो विद्वान या समर्थक हुए उनका यही कहना था कि राज्य में अमीरी और गरीबी की जो अंतर है उसको पाटना चाहिए, उसमें असंतुलन नहीं होना चाहिए, शोषण को रोकना चाहिए, और उत्पादन और वितरण के जितने भी जो संसाधन हैं उन पर अधिकतर राज्य का ही नियंत्रण होना चाहिए, पूंजीपतियों के हाथ में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये जो बैकग्राउंड है उसी के आधार पे हमारे सामने इस लोक कल्याणकारी राज्य की जो विशेषताएं उनको हम बिंदुवार अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने बात है वो ये है कि लोक कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक है, यानी कि एक पॉजिटिव स्टेट, एक सकारात्मक राज्य है। और इसमें AR देसाई ने अपना जो लेख लिखा, और वो जो लेख था द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसको एक संस्था माना है, और जो ऐसी संस्था जो आवश्यक बुराई नहीं है बल्कि एक सकारात्मक अच्छाई लाने में समर्थ है। यानी कि AR देसाई ने जो इस बात पर जोर दिया, अपने जो उन्होंने लेख लिखा उसमें स्पष्ट किया कि राज्य कोई बुराई नहीं है बल्कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई लाने वाली संस्था और समर्थ संस्था है, इसलिए कभी भी राज्य को एक बुराई के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसी में आगे देसाई ने और आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि राज्य एक ऐसा साधन है जिसका प्रयोग लोगों को अपने हितों को बढ़ाने के लिए और हालातों को सुधारने के लिए एक स्वास्थ्य व सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए करना चाहिए। तो लोक कल्याणकारी राज्य की जो सकारात्मक अवधारणा है और सकारात्मक अवधारणा के आधार पर ही जो कार्यों पर ही बल देती है उसे हम नकारात्मक कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं एक तरह से, और सकारात्मक कार्यों के ही लिए इसको पक्षधर माना गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसका जो पॉइंट नंबर 2, जैसे लोक कल्याण राज्य एक प्रजातांत्रिक राज्य है, जो डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी है, और डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्योंकि जो प्रजातांत्रिक राज्य होते हैं और लोक कल्याणकारी राज्य क्योंकि ये एक जनता की इच्छा को ही अभिव्यक्ति करते हैं, और जनता की जो इच्छा होती हैं उन्हीं को ये कार्यों का आधार बनाता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य जैसे मनुष्यों को न्यूनतम आय की प्रत्याभूति या सामाजिक संकटों व पारिवारिक कष्टों को दूर करने के लिए जैसे सामाजिक सुविधाएं प्रदान करना, समाज के निर्बल व असहाय लोगों की आगे बढ़ाने में मदद करना, तो इस प्रकार की जो प्रजातांत्रिक एक डेमोक्रेटिक जो सोसाइटियां होती हैं उसमें भी वेलफेयर स्टेट अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। इसकी एक ये भी विशेषता है। जैसे उदाहरण के लिए कई विचारकों का भी ये कहना था कि औपचारिक अगर प्रजातांत्रिक संस्थाओं की उपस्थिति को अगर हम आवश्यक लक्षण के रूप में माने जो कि व्यक्ति की इच्छाओं को सरकार तक पहुंचाने में एक वाहक के रूप में ही कार्य करता है। अगर एक इसकी जो तीसरा बिंदु है उसके बारे में अगर हम बात करें तो लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित जो मिक्स्ड इकोनॉमी जिसे हम मिक्सचर या जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं उसके भी पक्षधर में है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य इसलिए अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था उसके आदर्श इसलिए स्वीकार करता है, और इस विचारधारा के जो जितने भी जो समर्थक विद्वान हैं उनका भी ये कहना था कि उत्पादन और वितरण दोनों के संबंध में राज्य को कुछ हद तक अपना हस्तक्षेप करना चाहिए और आवश्यक भी माना है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य के जो प्रवर्तक हैं वो पूंजीवाद को एक सामाजिक बुराई के रूप में तो कहते ही हैं, और क्योंकि जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, असुरक्षा के दूर करने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका जो सर्वोत्तम उपयोग अगर किया जाए उत्पादन व वितरण के साधनों पर,
और इन पर राज्य का ही नियंत्रण वो वांछनीय मानते हैं। और ये कहते भी हैं कि राज्य को क्यों, कि राज्य ही ये है कि वो लोगों को एक न्यूनतम आय, कम से कम जीवन स्तर उनका सुचारू रूप से चलता रहे, जीवन की जितनी भी जो आवश्यकताएं जीवन निर्वाह के लिए उनकी आपूर्ति होती रहे। तो इस प्रकार का उनका कहना है कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में ही ये संभव है। हालांकि ये भी कहते हैं कि राज्य निजी क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने के एक समर्थन में है इस विचारधारा के, और वे भी कहते हैं कि उनको भी अवसर देना चाहिए पूंजीपतियों को, लेकिन उन पर प्रतिबंध, पूर्ण रूपेण प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उनको कुछ हिस्सा भी बांटना चाहिए, जिससे कि वो भी अपना राज्य में रहते हुए अपना जो उत्पादन है उसका प्रोडक्शन अपने जो उनकी कैपेसिटी, जो उनकी क्षमता के अनुसार वो कर सकें। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस विचारधारा का मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेके भी ये कहते हैं, इनकी एक ये विशेषता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो बात है वो ये है कि लोक कल्याणकारी राज्य अपने इन विशेषताओं के अलावा कुछ और भी विशेषताएं इसमें देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम संक्षेप में बात करेंगे। जैसे मान लो उदाहरण के लिए एक तो है आर्थिक सुरक्षा। जैसे आर्थिक सुरक्षा के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कोई मूल्य नहीं रखती। इसी विचारधारा को ध्यान में रखकर लोक कल्याणकारी राज्य के जो सर्वप्रथम व्यक्ति वो यही कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य को आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए लोक कल्याणकारी राज्य का ये प्रयास भी होता है कि राजनीतिक शक्ति को जनसाधारण में वहाँ पहुँचाने के लिए या उनमें निहित रखने के लिए भी आर्थिक सुरक्षा का वातावरण तैयार करना चाहिए और ऐसी व्यवस्था उनको करनी चाहिए। दूसरी अगर इसमें बात करें, इसके अलावा राजनीतिक सुरक्षा की भी बात करें तो लोक कल्याणकारी राज्य के जो विचारक हैं वो ये कहते हैं कि ये क्यों इस राज्य के वांछनीय भी माना जाता है, आवश्यक भी है कि व्यक्तियों को राजनीतिक सुरक्षा भी व्यवस्था करे और इस व्यवस्था की स्थापना के प्रति सजग रहना चाहिए, जिससे कि राजनीतिक शक्ति केवल कुछ व्यक्तियों के हाथों में ना होकर सभी व्यक्तियों में निहित हो और सभी व्यक्ति अपने अधिकतम विवेक के आधार पर इस राजनीतिक शक्ति का जनहित में प्रयोग कर सकें। साथ ही ये सुरक्षा की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा जो एक बिंदु है उस पर भी बात करते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य क्योंकि सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये अपने आप को वचनबद्ध महसूस करता है। और जैसे कि सामाजिक सुरक्षा का एक तरह से जो तात्पर्य लिया जाता है जिसमें चाहे धर्म हो, जाति हो, वंश, रंग या संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही व्यक्ति को कानून के समक्ष उनको समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति में कोई भेदभाव ना हो किसी भी प्रकार का। इस प्रकार का भी कृत्रिम आधार पर राज्य की तरफ से इस प्रकार के कोई कार्य नहीं किए जाएंगे जिससे कि उनमें सामाजिक असुरक्षा की भावना हो। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो कुछ जो विशेषताएं ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं देखी जाती हैं, या फिर कहें कि लोक कल्याणकारी राज्य जो अपने कार्य करता है उन कार्यों के आधार पर ही इनकी ये अपने आप में ही एक इनकी विशेषताएं हमारे सामने देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।